Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep and friends today we are going to start a lecture on Indian polity। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन पॉलिटी है उसमें इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके जो चाहे आईएएस लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे आपके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं या आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की है या आपके एनडीए के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है डेफिनेटली यहाँ से आपको 10 to 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप यूपीएससी का आईएएस का मेंस अटैम्प्ट कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन इट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो फ्रेंड्स उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, तो आज मैं आपको फ्रेंड्स वो करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको डिफरेंट जो लाइक जुडिशल रिव्यू और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जुडिशल रिव्यू वाला जो करवाया है मैंने आपको आर्टिकल्स, या उसके बाद सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड या कुछ अदर टॉपिक्स जो भी पॉलिटी के हैं, प्लीज़ आप उसके यू गो थ्रू दैट सो दैट आपको जो है इंडियन पॉलिटी से जितने भी जो आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के वो आपसे मिस ना हो। तो आज जो फ्रेंड्स मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने इसको अपने जो लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको डिकोड करने की कोशिश की है। जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक है फ्रेंड्स, ये 4th एडिशन है इसकी। उससे मैंने ट्राई किया है कि आई ट्राई टू डिकोड इट इन माई ओन बेस, ठीक है, सो दैट ये आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स की फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आप पता है फ्रेंड्स कि आपको कहीं पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहीं पे भी आप सोसाइटी में हैं, कहीं पे भी आप जो है सरकार के साथ आप कहीं पे भी टच अप में हैं, या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं या कुछ भी होता है आपको, या कहीं पे भी आपको कुछ कहीं पे भी किसी भी अथॉरिटी के साथ कहीं पे भी आप दूसरी सोसाइटी के साथ आप टच में आते हैं तो डेफिनेटली एक जो है सोशल कोर्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें सोशल कोर्स होता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। उसी नियमों के आधार पर फ्रेंड्स क्या होता है कि आपसे कुछ जो एक्सपेक्टेशन की जाती है। उसी तरह जो है जब आपके जो गवर्नमेंट के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ जब भी आपको या कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपकी लिबर्टी है, कहीं पे कुछ करने का अधिकार है आपका, तो वो सब जो आपको फंडामेंटल राइट्स जो कुछ आपको दिए हैं, ठीक है। उसी तरह जो है फंडामेंटल ये जो है आपके जो है जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, अधिकार हैं, जिनको अधिकारों का उपयोग करके जो है आप अपनी ज़िंदगी को जो है एक अच्छा बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ताकि आपको जो लाइफ मिली आपको आप उसमें जो एक डिग्निफाइड वे से रह सकते हैं और आप जो लिबर्टी के साथ रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जो किसी दूसरे की जो है अधिकारों को वेस्ट ना करें। तो ये जो अधिकार हैं फ्रेंड्स, ये आपको जैसे आप इंडिया में जैसे आप जन्म लेते हैं तो आपको जो अधिकार मिल जाते हैं, इसी तरह जो कुछ जो अधिकार हैं फ्रेंड्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो है जैसे सिटीजन नागरिकों को ही नहीं बल्कि दूसरे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन वो जो है सब अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। कुछ अधिकार जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है, ये सब जो है उनको जीवन का जीने का अधिकार है, ठीक है। उसी तरह जो फ्रेंड्स ये जो है कुछ अलग अलग इन अधिकारों के जो प्रारूप हैं और इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, अगर इसमें कुछ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी से ये दे आर नेम्ड सो, इसीलिए उनका जो नाम जो फंडामेंटल राइट रखा गया है, और ग्रांटेड बाय प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये गारंटीड और प्रोटेक्टेड है फ्रेंड्स, ठीक है। दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी जो मटेरियल, आपकी जो इंटेलेक्चुअल, आपकी मॉरल और आपकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है दे अफोर्ड द इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, जो इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी है और उसके बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट है और यूनिटी ऑफ नेशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स जब मेडिवल एजेस थी
उसमें राजाओं महाराजाओं का शासन होता था। बोलते हैं कि इंग्लैंड के शासक ने 1215 में या 13th सेंचुरी में जो है इंग्लैंड की प्रजा को जो है एक मैग्ना कार्टा दिया था, लिख के जो है उसने अपनी कुछ गारंटीड अधिकार दिए थे, उसी को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता था। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को भी इंडिया का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। हाउएवर राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। उसके बाद क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में हुई थी उसके द्वारा जो उसको हटा दिया, उसको क्या किया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है। और ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद फ्रेंड्स जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो फंडामेंटल राइट्स के जो फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसमें क्या है फ्रेंड्स की जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। ठीक है। उसमें जो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन फॉरनर और लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन और कंपनी। ये जो फ्रेंड्स कुछ जो है नागरिकों को भी प्राप्त है और कुछ जो अधिकार हैं वो जो फॉरेन जो नागरिक है उनको भी प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 20 एंड जो आर्टिकल 20 और 21 है। ठीक है। ये जो है इसमें जो आपको राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं। ठीक है। और आपको जो अगर आपको कोई मुकदमा चलता है उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन है और कोई आर्बिट्रेरी आपको जो है अगर आपको अरेस्ट नहीं करता, ये सब जो है 21 एंड 22 में जो आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 जो है ये जो है आपके दूसरे देश के नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा नागरिकों को ही नहीं, जैसे दूसरे देश की जो कंपनीज हैं, ठीक है, और कॉरपोरेशन है, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगी, जैसे आपकी आजकल जो बहुत सी कंपनीज हैं एमएनसी जिसको बोलते हैं, उनको भी ये जो कुछ अधिकार जो है सभी अधिकार नहीं बल्कि कुछ अधिकार जो है प्राप्त हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है। इसका द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल इंस्ट्रक्शन ऑन दैम, हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है। उसके ऊपर क्या कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हैं, लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये जो है रीजनेबल हैं कि नहीं है ये सब जो है कोर्ट ही डिसाइड करता है। Thus, they strike a balance between rights of individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो थर्ड है फ्रेंड इसका है most of them are available against arbitrary action of state। अगर एक्शन क्या है, स्टेट का फ्रेंड्स आपको पता है जो सरकार है, सरकार के जो अंग हैं, ठीक है, वो जो है उसको स्टेट्स बोला जाता है। ऐसे आपको मैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स जो आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है उसका जो स्टेट का जो मन मर्जी से जो है आपको रोकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है। स्टेट जो राज्य है या राज्य जो है अपनी मर्जी से कोई भी नागरिकों के ऊपर कोई भी मर्जी थोप नहीं सकता, कोई भी चीज़ थोप नहीं सकता अनटिल अनलेस दे आर क्वालिफाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा लैंड जो है उसके द्वारा क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है। विद द फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोज अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल व्हेन द राइट्स दैट आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्शन ओनली आर वायलेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी बट ओनली ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज। ठीक है। ये आपको ये फ्रेंड्स ये है। ठीक है। उसके बाद क्या फोर्थ क्या फ्रेंड्स, फोर्थ है फ्रेंड्स सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है। कुछ जो है इसमें फ्रेंड्स जो नेगेटिव करेक्टर के हैं जो राज्य की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर जो है लिमिटेशन करते हैं। वाइल अदर आर पॉजिटिव इन नेचर, जबकि कुछ जो पॉजिटिव हैं कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन पर्सन। ठीक है। जो कुछ जो प्रिविलेजेस हैं वो नागरिकों के ऊपर जो है कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ फ्रेंड्स उसकी जो फिफ्थ क्वालिटी है दे आर जस्टिसेबल। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अलाउिंग अ पर्सन टू मूव कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट इफ व्हेन दे आर वायलेटेड। ये क्या जस्टिसेबल है, अगर किसी का राइट जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं दे कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। अंडर आर्टिकल 232। ठीक है फ्रेंड्स। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 6 है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट उनको डिफेंड और गारंटी करता है। हैंस द एग्री पर्सन, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो है अगर आपका फंडामेंटल राइट फ्रेंड्स वायलेट होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। और आप ऐसा नहीं है कि आप
हाई कोर्ट से अगर आप अपील करोगे, ठीक है, जजमेंट होगी हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट में ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है अगर कहीं पे प्रभावित होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज दे आर गारंटेड एंड डिफेंडेड बाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद 7th है फ्रेंड्स, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाई सुप्रीम कोर्ट, हमने पढ़ दिया। उसके बाद दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट। ये ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स सैंक्रोसैंक्ट नहीं है और परमानेंट नहीं है, और जैसे ऐसा नहीं है कि इनको टच नहीं कर सकता। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या उनको कर्टेल कर सकती है और अमेंड कर सकती है, लेकिन जो है उसके लिए आपको पार्लियामेंट को क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स जो है आपके स्टेट जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करती हैं, ओनली ये जो पार्लियामेंट ही करती है। ठीक है, मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें क्या है फ्रेंड्स की आप फंडामेंटल राइट्स को जो है आप जो है ये आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स they can be suspended during operation of a national emergency except the right guaranteed by article 20 and 21। फ्रेंड्स जब नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, विच इज़ अंडर द आर्टिकल 352, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी लगा देता है तो उसमें क्या है सारे फंडामेंटल राइट्स जो है आपके सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है फ्रेंड्स। फर्दर द 6 राइट गारंटेड बाई आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। उसके अलावा जो फ्रेंड्स जो आर्टिकल 19 के अंडर जो है 6 आर्टिकल जो दिए गए हैं उसको जो है जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच सब जो आते हैं आर्टिकल उसकी इसी तरह 6 आर्टिकल्स हैं, ये जो है ये भी सस्पेंड हो जाते हैं जब जो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, एक्सटर्नल अग्रेशन है या वॉर है तो उसमें भी आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज दूसरी सिचुएशन में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं करते। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, जब आपको आर्म रिवेलियन है उसके अगेंस्ट में जो है ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स नहीं थे द स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स जो आर्टिकल 31 है उसके जो फंडामेंटल राइट है उसके जो स्कोप है वो उसको लिमिट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है कि आर्टिकल जो 31 है 31A है 31A B और C है, ये क्या कहते हैं फंडामेंटल जो राइट्स है उनके स्कोप को जो है ये जो है लिमिट करते हैं। ठीक है, उसमें दिया गया है जैसे आर्टिकल 31A में क्या है कि सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट। अगर कोई आपका जो बहुत बड़ा एस्टेट है उसको एक्वायर करना है तो जो आप फंडामेंटल राइट है उनको लिमिट करता है। उसके बाद वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर जो कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं उनको वैलिड करने के लिए भी ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो आपके लिमिटेड होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 31C सेविंग द लॉ गिविंग अफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अफेक्ट करने के लिए जो है तो भी आपको जो फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिट्स होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो 10th जो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है द एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं और एनालॉगस सर्विस उसके अलावा जो भी जैसे CID है या दूसरी से जो सर्विसेज हैं उनके लिए जो है ये जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये दिस कम्स अंडर आर्टिकल 33 फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो फीचर है देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाई मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एन एरिया। अगर आपको देश के किसी भाग में मार्शल लॉ लगाया जाता है जिसको मिलिट्री लॉ बोलते हैं, अगर लगाया जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री लॉ इम्पोज्ड अंडर ऑबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस टू रिस्टोर अंडर आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 34 फ्रेंड्स मार्शल लॉ के बारे में बताता है। अगर मार्शल लॉ जो है किसी भी देश के किसी भी कोने में लगा हुआ है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मार्शल लॉ क्या होता है मिलिट्री लॉ। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी नहीं होती फ्रेंड्स, ये मार्शल लॉ अलग होता है। ठीक है, जिसे मिलिट्री रूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स जो मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल। ठीक है,
दैट इज सेल्फ एग्जीक्यूटरी, वो जो मैक्सिमम जो है उनमें जो है सेल्फ एग्जीक्यूटरी मतलब अपने आप जो है वो एनफोर्सेबल है, वाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, और कुछ जो है उनको इफेक्ट देने के लिए जो उनके लिए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल 17 है, ठीक है, इस एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है अपने प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स करके बनाया हुआ है 1952, और उसकी वजह उसके बाद बनाया गया SC एंड ST जो एट्रोसिटी एक्ट है उसको बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ आर्टिकल्स, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड और उसके बाद सच ए लॉ कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। सो द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट कंट्री इज मेंटेन्ड, ठीक है, और ये जो है सो इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, क्योंकि स्टेट बनाएगा फ्रेंड्स इसको, तो अलग अलग जगह जो है ये रूल जो है अलग अलग रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसलिए दिए गए फ्रेंड्स की फंडामेंटल राइट्स में बार बार जो है स्टेट का जिक्र आता है। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो आर्टिकल 13 में आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या दिया गई है कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स म्यूनिसिपलिटी होगी, ऑल अदर अथॉरिटी दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, ये सब जो है उसको स्टेट बोलते हैं। जैसे आपकी जो है म्यूनिसिपल कमेटी है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेन्स है, ठीक है, LIC है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट्स बोला जाता है, उसको जो है स्टेट बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स कहीं पे भी आपने कोर्ट पे जाते होंगे तो आपको जो जैसे सुनाई देता होगा जैसे स्टेट वर्सेस सो एंड सो, किसी पर्सन का नाम लिया जाता है, तो उसका मतलब कि वो जो है अगर उसने किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो अगर आपने किसी केस डाला है तो उसको बोलते हैं स्टेट वर्सेस सो एंड सो, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये एक टर्म चलती है स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक और डेफिनेशन आती है लॉज की, ठीक है, लॉ के क्या किया फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है उसको अर्थ क्या है परमानेंट, इसमें बोलता है आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। इसमें बोलता है कि आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट कोई भी लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है और डेरोगेशन में है वो जो है वॉइड है, ठीक है। और इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइड, इससे क्या होता है जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्राइन है फ्रेंड्स, जो जुडिशियल रिव्यू होती है कि आपका जो भी लॉ बना है उसका जो है कोर्ट जो है रिव्यू कर सकता है कि वेदर इट इज़ इन डेरोगेशन के कहीं जो फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट तो नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या है जुडिशियल रिव्यू की एक प्रोसेस होती है, जो एक्ट को जो कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किया जाता है उसका जो है रिव्यू जो है कोर्ट करता है, ठीक है, वेदर इट इज़ इन द कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल राइट के कंसिस्टेंट नहीं है या इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स है तो इट कैन बी वॉयलेट। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 13 क्या करता है, लॉ को डिफाइन करता है, ये बताता है कि परमानेंट लॉ, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, कस्टम एटसेट्रा, ठीक है, ये सब जो है इसको लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंद भारती केस इन 1973 दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। फ्रेंड इसमें जो केशवानंद भारती केस है 1973 में, ठीक है, उससे पहले क्या था फ्रेंड्स, उससे पहले क्या अरेंजमेंट था, उसमें पहले ये अरेंजमेंट था फ्रेंड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लॉ नहीं है, ठीक है, और वो इसको क्या है ये जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। लेकिन केशवानंद भारती केस में 1973 में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है अब तक हमने ये पढ़ा, इसके जो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सब जो आज पढ़े, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है फ्रेंड्स उसमें हम जो पढ़ेंगे
ऑल अबाउट दी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ कमेंट्स हो गए वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप प्लीज़ पुट योर कमेंट्स। थैंक यू।